आज अगर मजदूर नाराज हो जाए तो फैक्ट्री के गेट पर ताला लग जाता है, सड़कों पर नारे गूंजते हैं, भारत बंद की घोषणा होती है। लेकिन जरा सोचिए, 400 साल पहले जब दिल्ली के तख्त पर मुगल बैठे थे, जब उनकी तलवारें ही कानून थी और उनके फरमान ही लोगों की किस्मत, तो उस दौर में एक मजदूर या एक कारीगर या किसान जब दुखी होता था तो क्या करता था? जहां ना तो यूनियन थी ना तो पोस्टर होता था, फिर भी विरोध हुआ करता था। और कैसे होता था, आइए आपको उस दौर की गलियों में ले चलते हैं। उस वक्त हड़ताल जैसा कोई लफ्ज नहीं था, लेकिन बनारसी बुनकर हों या कश्मीर के शिल्पकार या फिर राजस्थानी पत्थर तराशने वाले कलाकार, जब जुल्म हद से बढ़ता था, काम की शर्तें नाइंसाफी से भरी होती थी, तो ये लोग बिना शोर किए चुपचाप अपने औजार रख दिया करते थे और काम छोड़ देते थे। यानी ना काम करते थे ना आवाज करते थे। लेकिन इस विरोध का असर इतना गहरा होता था कि शाही महल तक को झटका लग जाता था। यह था उस दौर का विरोध जहां शोर तो नहीं था, पर चोट बहुत तगड़ा लगता था। कई बार तो ये मजदूर कारीगर सब कुछ छोड़कर गांव और शहर भी छोड़ देते थे और कहीं किसी सूफी की दरगाह में, कहीं संतों के आंगन में चले जाते थे। अब बात करें अगर मुगल बादशाहों की, तो अकबर ने जमींदारों की मनमानी रोकने की कोशिश की, जमीन की नाप जोख का सिस्टम लाया और कारीगरों किसानों की बात को सुना। जहांगीर के दौर में तो नूरजहां फरियाद सुनती थी, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन उनका फैसला मजबूत हुआ करता था। और फिर आया औरंगजेब, एक ऐसा शासक जिसने रंग, राग और राहत सब पर पाबंदी लगा दी। संगीत खामोश हो गया, कलाकारों के घर सूने हो गए और जजिया टैक्स की वापसी ने जिंदगियों को और बोझिल बना दिया। टैक्स बढ़ा, सजा कड़ी हुई और आम लोगों की जिंदगी एक भारी बोझ बन गई। और यही वजह थी कि सबसे ज्यादा असंतोष, विरोध और पलायन औरंगजेब के ही दौर में हुआ और लोग अपने तरीके से चुपचाप अपने विरोध के चलते वहां से पलायन कर गए।